वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, 2.3 एक्सरसाइज की बात करते हैं अपन। 2.3 एक्सरसाइज आपकी क्या है उससे पहले देखिए, 2.3 एक्सरसाइज से पहले अपन इसकी थ्योरम्स करेंगे, इसकी परमे करेंगे। परमे नंबर निकाले 2.2, परमे नंबर 2.2। अगर बात करें अपन चार, ठीक है, परमे 2.3 कोई मतलब नहीं उसको करने से, वो तो एक ऐसे फॉर्मूले को समझा रखा है। 2.4 से बात करते हैं। 2 साल में तो कुछ आया नहीं पढ़ने से। 2.4, 2.5 और 2.6, चार तीन पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आए थे और मैं प्री बोर्ड के टेस्ट में भी क्वेश्चन दूंगा, आपको डेजर्ट में मिलेंगे ये पढ़ने वाले क्वेश्चन। लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है, तरीका एक ही है। मैं एक बार बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपके 100% वो चीज समझ में आएगी। उसके जैसा अगली पढ़नी होगी, उसके जैसे अगली पढ़नी होगी। ओके, अब देखिएगा, अगर बात करें अपन पहले नंबर आपकी 2.4 क्या बोल रही है उस पे फोकस करता हूं, ठीक है। ओके, पहले नंबर आपकी 2.4 वो क्या बोल रही है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, परिमेय नंबर 2.4। देखिए, मैंने आपको अपरिमेय संख्या क्या बताई थी, पहला फॉर्म बताया था। परिमेय संख्या होती है कि जिसको p/q के रूप में अपन नहीं लिख सकते। देखिए, p/q के रूप में नहीं लिखने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसी अभाज्य संख्याएं, इनकी अगर मैं रूट लगा दूं, वर्गमूल लगा दूं, तो वो क्या बन जाती है? अपरिमेय बन जाती है। आपने जब अपरिमेय संख्या मैंने बताई थी उसके एग्जांपल, जो पहला पॉइंट करवाया था उसके एग्जांपल में यही चीज बताई थी, √2, √3, √5, √7 प्लस √11, ये सभी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। आपको यही सिद्ध करना है, क्या दो अभाज्य संख्या होती है? बिल्कुल सर, दो अभाज्य संख्या होती है, और इसका रूट करेंगे तो वो क्या बन जाती है? अपरिमेय संख्या बन जाती है। अभाज्य संख्या का जो रूट होता है वो अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि क्या आना चाहिए? अपरिमेय आना चाहिए। देखिए, सोल्व करने का तरीका, सोल्व करने का तरीका क्या होगा उस पे फोकस करते हैं। हाँ, सोल्व करने का तरीका क्या होगा तो देखिए, सबसे पहले अपन मानेंगे, माना √2 बराबर p/q, नहीं, माना √2 एक परिमेय संख्या। आपको सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय संख्या, और मैंने इसको क्या माना है? परिमेय संख्या माना है। मैंने इसको परिमेय संख्या माना है, सर आप सिद्ध तो करना अपरिमेय और आप मान लो परिमेय। देखिए, मैं उल्टा मान के चलूंगा। अगर कोई चीज उल्टी मान के चल रहा हूं, अगर वो उल्टी मानते मानते अगर वो सही नहीं है, इसका मतलब जो आपने माना था वो क्या हो गया? गलत हो गया। अरे जब वो सही नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपने चीज मानी है, अगर वो गलत सिद्ध कर दूं तो फिर सही क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। अगर मैं परिमेय मान के चल रहा हूं और मैं इसको गलत सिद्ध कर दूं तो इसका मतलब सही क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। अब सिद्ध कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, √2 एक परिमेय संख्या है। वैसे √2 नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या मान के चल रहा हूं, √2 एक परिमेय संख्या है। जब कोई परिमेय संख्या होती है उसको किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां q क्या होता है? q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तथा
और क्या लिखेंगे पी बाय क्यू, पी बाय क्यू से अभाज्य संख्या, से अभाज्य पूर्णांक बोल सकते हैं या फिर संख्या बोल सकते हैं। से अभाज्य पूर्णांक, मेरी बात को समझ लो, पूर्णांक का मतलब 2 5 7 जो भी पूर्णांक। ओके, सहभाज्य का मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना होता हो 1। देखिए यहाँ पे p और q सहभाज्य संख्या है, यानी कि इन दोनों संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं आएगा। उभयनिष्ठ का मतलब जानते हो, कोई भी इनका अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं आएगा। मैं बोलूं 3/5 या 3 और 5 का ऐसा कोई मान है जो कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता। एचसीएफ कितना होगा 1 होगा। 6 और 7 क्या हो सकता है? क्या नहीं आएगा कॉमन। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जो p और q माना है क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब ये हुआ कि p और q का एक भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा उभयनिष्ठ, एक भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? यस और नो में कमेंट कर देंगे। अरे बोलो तो सही हो। यस, ओके ओके। अगर अभाज्य गुणनखंड होगा कॉमन तो फिर एचसीएफ 1 नहीं आएगा। अगर अभाज्य गुणनखंड उनका कॉमन होगा तो फिर एचसीएफ 1 नहीं आएगा, वही अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा जो कॉमन है। बात को समझ रहे हैं? सहअभाज्य संख्याएं वो होती है जिनका एचसीएफ 1 आता है। कहने का मतलब कोई भी उनका अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं होता है। बस हो गया। अब देखिए, आपने ये लिखा, कोई बात नहीं, मैं क्या इसको वजन गुणा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। p को नीचे एक लगा सकता हूँ, अरे लगा सकता हूँ। तो p को 1 से गुणा करेंगे तो p आएगा और √2 को √2 ये आप सब समझते हैं, 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है। सब समझते हैं कि p बराबर √2 आ जाएगा। अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? वर्ग कर रहा हूँ। दोनों पक्षों में वर्ग करूंगा तो p का वर्ग आएगा। √2 का वर्ग क्या होता है? 2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 दोनों पक्षों में क्या कर दिया मैंने? वर्ग कर दिया। बात को समझ रहे हैं? अब देखिए, मैंने इसको समीकरण नंबर 1 लिखा है। क्या लिखा है? समीकरण। ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करना, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग क्या हो जाएगा? यहाँ से p² बराबर 2q² हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या लिखूंगा मैं? 1 लिखूंगा। ओके, ये तो आपके बात समझ में आ गई। सर p² बराबर क्या हो गया? 2q² हो गया। अब मेरे को आप ऐसे बता सकते हो कि जो ये वाला मान है, यानी कि जो 2q² है, क्या वो 2 से भाज्य होगा? बिल्कुल होगा सर, 2 से पूरा भाग जाएगा। कितना आ जाएगा? q² होगा कि होगा? मैं ऐसे बोल सकता हूं क्योंकि 2q² 2 से भाज्य है कि नहीं है? सर बिल्कुल है, क्योंकि दिख ही रहा है। सर 2 का भाग लगा तो जाएगा। जब 2q² 2 से भाज्य है, किससे भाज्य है? 2 से भाज्य है। 2 से भाज्य। आप मेरे को बताओ, ये चीज 2 से भाज्य है तो पक्का पक्का ये भी 2 से भाज्य हो। क्यों? अगर मान लो 64 आ गया, कितना आ गया? मान लो एक बार के लिए कितना है? 64 है। 64 2 का भाग लग जाता है? बिल्कुल जाता है सर। अरे जब ये 64 है तो पूरा का पूरा ही 64 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर ये 2 से भाज्य है तो ये भी 2 से भाज्य, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? p² 2 से भाज्य है कि नहीं? बिल्कुल है सर। अब आप मेरे को बताओ, जब ये 64 था, ये भी 64 आया, 64 का वर्गमूल करो 8 आएगा, यानी कि p² का अगर वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा? p आएगा। कहने का मतलब अगर p² 2 से भाज्य है, इसका मतलब होता है p भी 2 से क्या होगा? 2 से क्या होगा? भाज्य होगा। किससे होगा? 2 से। दोबारा से समझना क्या क्या बोला है। एक सेकंड, यहाँ दिख नहीं रहा है, वो फोकस करना।
ठीक है। अब देखिए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट, मतलब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पी भी किससे भाज्य होगा, 2 से भाज्य है, 2 से क्या है, भाज्य है। ठीक है, अगर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, अब आप मेरे को ऐसे बताओ, कोई भी मान अगर 2 से भाज्य है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि 2 से भाज्य है तो पक्का पक्का उसका 2 के अभाज्य गुणनफल होगा ही होगा। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जैसे मान 2r लिख दिया। अब बताओ क्या 2 से भाग जाएगा इसमें, बिल्कुल सर जाएगा, अरे जाएगा नहीं जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा, जी p किससे भाज्य है, 2 से भाज्य, तो मैं मान लूंगा कि माना p बराबर क्या लिख सकता हूँ, 2r लिख सकता हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन साथ में कौन आएगा, 2 आएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि किसका भाग जा रहा है, 2 से भाज्य है। तो मैंने क्या मान लिया कि p बराबर क्या आएगा, 2r है। अब देख रहा हूं, अब मैं वर्क कर रहा हूं, तो पक्षों में क्या कर रहा हूं, वर्क करने पर जैसे वर्क करोगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ से p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर होगा कि होगा। अब समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान लो, समीकरण 1 से अगर मैं बात करूं तो बताओ क्या आएगा, p स्क्वायर का मान क्या लिख सकता हूं, 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर लिख सकता हूं। 4 में 2 का भाग लगाऊंगा तो q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे 4 को 2 से काट दिया, उन्हें भी चीज भाग में चली जाती, 2 से कट जाएगा, आएगा कि आएगा, बिल्कुल सर आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब आप मेरे को ऐसे बताओगे, ये चीज आई है, क्या ये वाली चीज 2 से भाज्य है, अभी तो बोला था, जब ये 2q स्क्वायर 2 से भाग जाता है, बिल्कुल सर जाता है, तो ये 2r स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर 2 से भाज्य है कि नहीं, बिल्कुल सर है। जब ये 2 से भाज्य है, इसका मतलब पक्का पक्का, जैसे यहाँ पे 2r स्क्वायर, हाँ ये 2 से भाज्य है तो ये भी किससे भाज्य होगा, ऐसा यहाँ पे किया था, अगर ये 2 से भाज्य है तो सर ये भी तो भाज्य होगा, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, q स्क्वायर 2 से भाज्य है। अगर q स्क्वायर 2 से भाज्य है, जैसे यहाँ पे p स्क्वायर 2 से भाज्य था, तो फिर क्या लिखा था, p 2 से, जब q स्क्वायर तो क्या बोलेंगे, q 2 से भाज्य होगा, q 2 से भाज्य है। अब आप मेरे को ऐसे बताओगे, ये भाई साहब बोल रहा है p2 से भाज्य है, ये भाई साहब बोल रहा है q2 से भाज्य है, कहने का मतलब p में और q में किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। इसका मतलब पक्का पक्का इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल कौन होगा, 2 तो होगा ही होगा। अरे जब दोनों में 2 का भाग जा रहा है 101%, दो इनका अभाज्य गुणनफल होगा। लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया कि इनका सहअभाज्य संख्या है, यानी कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। अगर इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया तो HCF 1 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब अपन तो मान रहे थे कि सर कोई भी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इन दोनों से निष्कर्ष ये निकला कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। तो अपन लिखने का तरीका आगे क्या होगा वो लिख रहा हूं यहाँ, ठीक है। लिखने का तरीका मेरा यहाँ होगा, तो मैं यही लिख रहा हूँ, किस तरीके से लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, हाँ देखो इसका जो इसके नीचे लास्ट में क्या लिखेंगे वो चीज में लिखा हुआ, एक सेकंड 10 से 12 सेकंड।
मैं वो चीज लिखूँ उसमें बहुत ज्यादा चीजें दे रही है। हाँ क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, निष्कर्ष यह निकलता है, निष्कर्ष यह प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कि P व Q का उभयनिष्ठ, P व Q का उभयनिष्ठ गुणनफल, गुणनफल क्या दो है, उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है दो है। निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है दो है, ठीक है। परंतु परंतु यह कथन, परंतु यह कथन विरोधाभास है, विरोधाभासी है, विरोधाभासी है। बताऊंगा इसका मतलब क्या है, विरोधाभासी है, विरोधाभासी है कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। लास्ट में क्या बोलेंगे, अतः अपनी कल्पना गलत है, अतः, अतः अपनी कल्पना, अरे समझाऊंगा एक ही चीज, कल्पना, वो कल्पना चावला नहीं है, कल्पना गलत है, अपनी कल्पना क्या है गलत है। लास्ट में मैं और लिखूंगा, क्या लिखूंगा देखना बच्चों, इसलिए रूट दो एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। अब देखो जरा आपने क्या क्या लिखा, वो दोबारा से देखना है क्या पास, इतनी बातें आपको समझ में आ गई थी बढ़िया। निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि ये बी भाई साहब, ये क्यू भाई साहब दोनों किससे भाज्य हैं, दो से भाज्य है, तो पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या हो जाएगा दो है। परंतु यह कथन विरोधाभासी, क्यों, क्योंकि आपने विरोधाभासी का मतलब क्या होता है, मैं जा रहा हूँ गोविंदपुरा से, गोविंदपुरा से चांदपोड़ी की तरफ, ठीक है, किधर जा रहा हूँ गोविंदपुरा से, मैं गोविंदपुरा से चांदपोड़ की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को जाना किधर चाहिए, गोविंदपुरा से कालवाड़ की तरफ जा रहा हूँ, जा किधर रहा हूँ गो चांदपोड़ की तरफ, जाना किधर चाहिए, कहाँ जाना चाहिए कालवाड़ की तरफ। मेरी बात को समझ रहे हैं, अगर मेरे को मान लीजिए देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे मान लीजिए ए है और एक बी स्थान है, मेरे को जाना चाहिए था इधर, नहीं मेरे को जाना चाहिए था इधर, इधर जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था ए से मेरे को इधर जाना चाहिए था, ठीक है, ए से इधर जाना चाहिए, लेकिन जा किधर रहा हूं इधर जा रहा, एक्चुअल में ये सही था लेकिन जा किधर रहा हूं इधर, तो उल्टा हो गया काम, जाना इधर चाहिए था जा किधर रहा हूं, लेकिन विरोध करते हैं। अपन गाड़ी अपन जा रहे हैं और बीच में कोई मान लो कोई अचानक खड्डा आ गया तो क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, उसको क्या बोलते हैं रुकावट आ गई, अचानक ब्रेक लगाएंगे, विरोध कर रहे हैं ना, गाड़ी चल रही थी बीच में क्या कर दिया अपन ब्रेक लगा दिया, जाना इधर चाहिए था जा इधर, विरोधाभास। कहने का मतलब अपन अपने पास उभयनिष्ठ गुणनफल आ गया, लेकिन पहले से बोल रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है, यहाँ तो नहीं था, यहाँ पे क्या हो गया आ गया, तो क्या हो गया विरोधाभास हो गया, क्या बोलेंगे, परंतु यह कथन विरोधाभास है, क्यों, क्योंकि सर कोई भी उनका उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या बोल रहे हो उभयनिष्ठ गुणनफल आना चाहिए, ऐसा नहीं, क्या परंतु यह कथन विरोधाभासी है कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है, नहीं तो
अतः अपनी कल्पना, परिकल्पना बोल सकते हैं, परिकल्पना बोल सकते हैं। अतः अपनी परिकल्पना, परिकल्पना गलत, परिकल्पना क्या है, गलत है। जो आपने माना था प्रीवियस संख्या वो क्या होगी, गलत हो गई। इसलिए रूट क्या होगी, एक है प्रीवियस संख्या। वापस से सबसे पहला काम क्या किया, आपको सिद्ध करना था अंडरूट दो एक है प्रीवियस, ठीक है। रूट दो को क्या माना, प्रीवियस संख्या उल्टा मान के चलो। जब प्रीवियस संख्या होती है उसको कौन से रूप में लिखते हैं, p बटा q के रूप में लिखते हैं। जहां पे q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तथा p का वैल्यू सहभाज्य क्या है, सहभाज्य पूर्णांक। इसका मतलब ये होता है कि p और q का कोई भी विशेष गुणनफल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बदल गुणा कर दिया, p बराबर रूट दो आ गया, दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, p स्क्वायर बराबर रूट के स्क्वायर आ गया। ये वाली चीज दो से भाज्य है तो पक्का पक्का भी दो से भाज्य, p स्क्वायर दो से भाज्य है तो पक्का पक्का p भी दो से क्या होगा, अगर p दो से भाज्य है तो मैंने दो ही लिया जिसके साथ कोई भी चार स्थिति p बराबर होगा। दोनों पक्षों में फर्क किया तो p का वर्ग p स्क्वायर, इसका वर्ग होगा 2 का वर्ग 4 8 स्क्वायर होगा। p स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखा, 2p स्क्वायर अभी बराबर 4 स्क्वायर, 4 दो से करके होगा। ये वाली चीज दो से भाज्य, ये वाली चीज दो से भाज्य, ये वाली चीज दो से भाज्य। यहाँ तो गुणनफल नहीं था लेकिन यहाँ पे विशेष गुणनफल क्या है, निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि केवल विशेष गुणनफल है, परंतु यह कारण दोनों का भाज्य है। क्यों, क्योंकि केवल का कोई भी विशेष गुणनफल नहीं है पहले से मानकर, लेकिन यहाँ पे आ गया यह क्या होगी, अतः अपनी परिकल्पना गलत है। जब परिकल्पना क्या है, गलत है, तो पे में नहीं क्या हो जाएगी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में यस और नो टाइप कर दो, समझ में आ गया। तो अगला प्रमेय कराऊंगा तब बहुत बढ़िया तरीके से और समझूंगा। अब आप लोग तो देखो अगली प्रमेय है इसकी, कुछ भी नहीं है, आपको दोबारा से करना, आपको ऐसे लिख देना, उसको 4 को काट के पास लिख दिया और रूट 2 के काट के रूट 3 लिख दिया। रूट 3 क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन है, लेकिन कितना फास्ट करूंगा, यहाँ क्या लिखूंगा रूट 3, यहाँ क्या लिखूंगा रूट 3 और सारा काम किया जा सकता है। यहाँ बजट गुणा करेंगे रूट 3, यहाँ वर्ग करेंगे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 3 3 3, बात नहीं हुआ, कितना आसान काम हो गया। अब इसके बाद p स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो यहाँ पे p स्क्वायर का मान कितना है 3 q स्क्वायर, धीरे बोलना नहीं बोलना। अब वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, बात को समझ गए, ठीक है। अब देखो अरे घट जाएगा ना, 9 3 से घट जाएगा ना, 3 बार कटेगा। अब यहाँ पे 3r स्क्वायर किससे 3 से क्या जाता है, भाग जाता है, तो पक्का पक्का q स्क्वायर भी 3 का भाग जाएगा, तो q इसका क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना फास्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अरे क्वेश्चन तो वही है, चेंज बस क्या किया है, स्क्वायर किया, वो स्क्वायर वाली चीज अलग हो जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर अपन आगे चलते हैं। इतने शॉर्टकट की यूज करने लगे, डी वाई डन सर, यस सर। चाटा खाने की क्या लिखोगे, सी सर,
ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे पहले नंबर 2.6, अब की बार 5, अब की बार मोदी सरकार नहीं 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ये 5, ये भी 5, 5, ठीक है, ये भी 5, ये लो 5, स्क्वायर करेंगे 5 का वैल्यू कितना होता है 25। अब बी स्क्वायर का मान रखेंगे 5q स्क्वायर, कितना रखेंगे 5q स्क्वायर, और यहाँ क्या था 25, 25 से 5, 5 बाहर कटेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ये लो 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो कितना फास्ट हो रहा है। इसलिए तो मैंने छोटे छोटे लिखे थे, छोटे छोटे लिखे थे, क्यों लिखे थे, अरे एक बार बोर्ड पे पूरा आ जाए, और जब एक बार बोर्ड पे पूरा आ गया तो मेरा काम ही हो जाएगा, बढ़िया तरीके से मैं समझा पाऊंगा। अगर बोर्ड 2 बार भरता तो 2 बार लिखना पड़ता। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे चलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक दिन आप कोरोना को जरूर हरा दोगे। ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, चलें आगे। अब अपने एग्जाम्पल्स आ गए हैं, लेकिन अपना मेथड क्या होता है सर, पहले एक्सरसाइज को करवाते हैं, उसके बाद क्या करवाते हैं एग्जाम्पल करवाते हैं। कोई बात नहीं, एक्सरसाइज कर लेंगे, अपने क्या अपने को तो करना है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि सर ने 2.3 पहली स्टार्ट क्यों नहीं की थी, डायरेक्ट 2.4 क्यों करवाई थी। बेटा ये चीज डिफरेंट है, वो एक ही तरीके की है। तो आप बताओ 2.4 में तो लिखना ज्यादा नहीं था, 2.3 में ज्यादा लिखना है। इजी है लेकिन लिखना ज्यादा है। आपके धीरे धीरे समझ में आएगा सर का पढ़ाने का तरीका, सर कौन सा क्वेश्चन पहले कौन सा करवाते हैं। अभी आप थोड़ा थोड़ा तो आने लग गया, धीरे धीरे पूरा आ जाएगा ना। अब देखिएगा, ये हो गया आपका। अब अपन आगे चलते हैं, आगे फोकस करते हैं क्या है अभी। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको सिद्ध करना है एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको प्रूव करना है कि 5 माइनस 2 के 1 क्या आना चाहिए, अकेले संख्या होनी चाहिए। ओके, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है अपन उल्टा मार के चलते हैं। क्या बोलेंगे, माना 5 माइनस √3 1 क्या है, परिमेय संख्या। उल्टा मानेंगे अपन, सुल्टा नहीं मानेंगे। ठीक है, जब परिमेय संख्या होती है सर, उसको कौन से रूप में लिखते हो सर आप, p बटा q के रूप में लिखते। मैंने यहाँ पे तथा क्यों लगाया, क्योंकि ये चीज भी मान रहा हूँ और इस चीज को भी क्या मान रहा हूँ, p बटा q मान रहा हूँ। ये चीज भी माना है और ये चीज भी माना है, मन मर्जी से नहीं लगा रहा हूँ तथा और फलाना फलाना। जहाँ
Q का मान 0 नहीं होना चाहिए तथा P वैल्यू क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ओके, इतनी बात सबके समझ में आ गई। इतना काम तो सर आपने इससे पहले वाले थोड़े में भी किया था, आपने ये चीजें भी की थी, लेकिन अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं, एग्जाम्पल बच गया है, वो इसी क्वेश्चन पे बेस है, इसी क्वेश्चन पे बेस है। दो क्वेश्चन छोटे जरूर मिलेंगे, एक तो एग्जाम्पल नंबर पहला जो 2019 वाले पेपर में आया था, ठीक है, 2000 छोटा है लेकिन तरीका इसी टाइप का होगा, उसमें थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। अब इसको कैसे अपन बताएं कि ये सब परिमेय संख्या नहीं है, ये तो अपरिमेय होगी। देखो आप ये वाला पद, ये वाला पद और ये वाला पद, इन तीन पद में से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आप तीनों में से कौन सा पद जानते हो जो अपरिमेय है, यानी कि दूसरे नंबर वाला जो पद है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय। ये चोर पकड़ में आ गया तो ये क्या है, अपरिमेय। इस चोर को पकड़ो, पकड़ो इसको, जब तक नहीं पकड़ में आता है, पकड़ लिया, पकड़ उधर फेंको उसको, उधर क्यों फेंका वो देखना, उधर इसलिए फेंका, इसको तो इधर पटका पिया और क्यों, और इसको उधर भगाया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये किसका है, माइनस का, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का। अगर यहाँ प्लस का होता तो इस बेचारे भिखारी को यही रहने देते और इस उधर भेज देते 5। बात को समझ रहे हैं, सभी समझ रहे हैं, सभी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे क्यू क्या ले सकता हूँ, एलसीएम ले सकता हूँ, तो 5q माइनस का p आएगा बराबर √3 आएगा। इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, थोड़ा अच्छा लगेगा। √3 बराबर क्या हो जाएगा, 5q माइनस p बटा q आ जाएगा। अब मेरी बात को समझना, उस पर फोकस करना। अब ये बस इतना ही चेंज होगा सब क्वेश्चन में, थोड़ा थोड़ा बस, और बाकी सारा तरीका एक ही होगा, ठीक है। आपको लिखना क्या है, आपको ये जरूर पता है, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखेगा ये, आपको ये जरूर पता है, क्या पता है, इससे p बाय q, p बाय q क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक है क्या, अरे है कि नहीं, बिल्कुल है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं हैं, सहभाज्य पूर्णांक। बात तो एक ही है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो पॉइंटों में नहीं है। जैसे मान लो आपने p का मान तो मान लिया, 2q का मान है, अपनी मर्जी से मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हैं। p का मान 2q का मान 1, इसमें रखूंगा तो बताओ क्या आएगा, 5q का मान 1, 2 बटा 1 कितना आ गया, 5 मान है तो 3 बटा 1 3 आ गया। क्या 3 परिमेय संख्या होती है क्या, बिल्कुल होती है सर, क्योंकि 3 को 3 बटा 1 लिख सकते हैं। आपने p का मान 2 माना, q का मान 1 माना, और कुछ भी मानोगे तब भी वो क्या आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर p और q पूर्णांक है तो पक्का पक्का ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। इसलिए 5q माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 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 √3 क्या होगी, √3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अतः अपनी अतः यह कथन
विरोधाभासी है। ऐसे में कहते हैं यह कथन विरोधाभासी है। एक सेकंड जस्ट ए वर्ड अतः यह परिणाम विरोधाभासी है। अतः यह परिणाम विरोधाभासी है, इसलिए अपनी परिकल्पना गलत है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम आउट हो गया है, इसको समझा देंगे फिर आगे और क्लास में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, लास्ट में है ना, अतः 5 - √3